नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के जो इस समय चर्चा का कारण है। यदि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज पीसीएसजे या एपीओ की तैयारी करने वाले हैं तो आज का सेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो गंभीरता पूर्वक आज का पूरा सेशन कंप्लीट करिएगा और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मामला है तमिलनाडु का। तमिलनाडु सरकार 10 विधेयकों को राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजे। राज्यपाल लंबे समय तक उस पर कोई फैसला नहीं ले पाए और उन्होंने कहा कि ये जो विधेयक हैं ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए उन्होंने सुरक्षित रख लिया। अब राज्य सरकार ने क्या किया, जब देखा कि गवर्नर लंबे समय तक इस पे कोई फैसला नहीं ले पाए हैं तो वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया वो इतिहास में दर्ज करने लायक फैसला है, क्योंकि जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेकर के 8 अप्रैल का ये फैसला है। 8 अप्रैल तक ऐसा कोई फैसला नहीं आया था। ये इतिहास में दर्ज करने लायक फैसला है। और ट्विस्ट तो तब आया जब इस फैसले पे माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए, जिसके बाद ही ये मामला तूल पकड़ लिया है। चलिए पूरे मामले को समझते हैं। तो तमिलनाडु की सरकार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इस फैसले पे सुनवाई की, इस याचिका पे सुनवाई की और इस पीठ ने यह फैसला सुनाया कि जिन 10 विधेयकों को राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा गया है, ये 10 विधेयकों को राज्यपाल के द्वारा जो रोका गया है ये मनमाना और गैर कानूनी है और ये विधेयक उसी तिथि से पास माने जाएंगे जब दोबारा उसे गवर्नर के पास अनुमति के लिए भेजा गया था। तो ये पहली बार है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे अपने आदेश में विधेयकों को मंजूरी किए जाने का आदेश किया। ऐसा ये भारतीय इतिहास में यदि देखा जाए, जब से संविधान लागू हुआ है तब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई भी फैसला नहीं आया। इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और यदि हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ये फैसला सुनाया गया, इसमें कहा गया 8 अप्रैल का ये फैसला है, डेट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि बिल पर फैसला 3 महीने के भीतर यदि राष्ट्रपति के द्वारा नहीं लिया गया तो इसका वाजिब वजह बताना होगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि विधेयक चाहे राज्यपाल के पास जाए या राष्ट्रपति के पास जाए, उन्हें नियत तिथि में कोई ना कोई फैसला लेना होगा। उनके पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है। यानी वीटो का अधिकार न तो गवर्नर के पास है और न ही प्रेसिडेंट के पास है। उन्हें एक निश्चित समय में कुछ न कुछ फैसला लेना होगा। ये है पूरा का पूरा मामला। इसके बाद ही आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, जिस आर्टिकल के द्वारा, वो है आर्टिकल 142। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझिए। आर्टिकल 142 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस देने के लिए वो किसी भी मामले में आदेश और निर्देश सुना सकते हैं। अपने इसी विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अब एक बात और समझिए कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। यदि हम बात करें तो कुल आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अब तक 791 मामले में ही इसका इस्तेमाल किया है, फैसला सुनाया है। कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, जैसे अयोध्या राम मंदिर का मामला 2019 का है, सहारा सेबी केस 2012 का है, शिवसेना महाराष्ट्र सरकार विवाद 2023 का है,
दिल्ली बनाम एलजी का मामला, ये बड़ा चर्चा में रहा 2023 का, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को अफसरों पर अधिकार है, यानी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। और एक और मामला है जो बड़ा चर्चा में रहा 2016 का है, हाईवे के किनारे शराब बिक्री पर रोक। सुप्रीम कोर्ट नेशनल हाईवे के 500 मीटर के भीतर शराब बिक्री पर पाबंदी लगा दी। तो इस तरीके से ये कुछ मामले हैं जिसमें आर्टिकल 142 का इस्तेमाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। अब समझते हैं मामले को कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए तय की समय सीमा, प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने सीमा तय की। सीमा क्या है कि 3 महीने के भीतर ही राष्ट्रपति को विधेयक पर फैसला सुनाना होगा और इसके उचित कारण रिकॉर्ड कर संबंधित राज्य को बताने होंगे। यदि राष्ट्रपति सहमति देने में देरी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है संबंधित राज्य, यानी तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से रोक कर रखे गए जो 10 बिल थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी प्रदान कर दी। अब एक बात समझिए कि ये जो 10 विधेयक हैं उसमें से 2 विधेयकों पर न ही राज्यपाल और न ही राष्ट्रपति ने अनुमति दी, बल्कि अनुमति दी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। इसी के कारण ही ये विवाद का विषय बना हुआ है कि बिना राज्यपाल के अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के कोई राज्य का कानून कैसे बन सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा? इसी के कारण ही विवाद उत्पन्न हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। रिट ऑफ मैंडेमस। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट और गवर्नर को रिट ऑफ मैंडेमस जारी किया गया है। रिट ऑफ मैंडेमस के बारे में आप जानते होंगे कि मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में आर्टिकल 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। उसमें से एक है रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस किसी अधिकारी या अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है जो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए रिट ऑफ मैंडेमस जारी किया जाता है ताकि वो अपने कर्तव्यों को पूरा करें। अब यहाँ पे समस्या ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए रिट ऑफ मैंडेमस जारी किया जा सकता है? यहीं से विवाद उत्पन्न होना शुरू हुआ। ये तो हुई पहली बात। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझिए कि आर्टिकल 200 जो है अनुच्छेद 200, जिसके द्वारा ही राज्यपाल को अधिकार मिला हुआ है कि वह किसी भी विधेयक को जो कि विधानसभा और विधान परिषद, यदि उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद से पास होकर के जब गवर्नर के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। क्या होता है? या तो वो अनुमति देगा, या तो वो अनुमति रोक लेगा, तीसरा राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु विधेयक को आरक्षित रख लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब भी कोई विधेयक गवर्नर के पास अनुमति के लिए जाता है तो आर्टिकल 200 के तहत या तो गवर्नर अनुमति देगा, या तो अनुमति रोक लेगा, या प्रेसिडेंट के अनुमति के लिए उसको रिजर्व रख लेगा। 3 विकल्प उसके पास आर्टिकल 200 के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए कि इस आर्टिकल 200 में कहीं भी
तय समय सीमा नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है, समय सीमा नहीं है कि इस निश्चित समय सीमा में ही गवर्नर को अनुमति देनी होगी। ये हमारे संविधान में इसका उल्लेख जो किया गया है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि समय का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसमें समय सीमा बांध दी गई है 1 महीने के लिए, और प्रेसिडेंट को, गवर्नर को 1 महीने में अनुमति देनी होगी और प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर ही विधेयक पर अनुमति देनी होगी। ये तो हुआ आर्टिकल 200 के बारे में। अब हम आर्टिकल 201 के बारे में भी देख लेते हैं कि आर्टिकल 201 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब कोई भी राज्य विधेयक राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा तो या तो वो अनुमति देंगे या तो वो अनुमति रोक लेंगे। यहां पे भी समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे संविधान में समय सीमा का, टाइम बाउंड का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये तो हुआ आर्टिकल 201। अब ये देखिए, जो तमिलनाडु की सरकार का जो मामला है जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया, उस फैसले में समय सीमा राज्यपालों के लिए तय की गई। समय सीमा क्या है कि राज्यपाल के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है। जो 10 बिल विधानसभा के द्वारा गवर्नर के पास भेजे गए, जो रोका गया था, उसे अवैध, रोके जाने को अवैध और मनमाना कदम बताया गया और कहा गया कि इन विधेयकों पर राज्यपाल को 1 महीने के भीतर, 30 दिन के भीतर अनुमति प्रदान करनी होगी, कोई ना कोई फैसला लेना होगा। ठीक है। अब राष्ट्रपति के लिए क्या कहा गया है? गवर्नर की ओर से राष्ट्रपति को जो भेजा गया बिल है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पहली बात तो यह कहा कि आर्टिकल 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे और उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहा। आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है। और जो तीसरी बात है कि राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर ही फैसला लेना अनिवार्य होगा और यदि देरी होती है तो देरी का कारण राष्ट्रपति को बताना होगा। तो इस प्रकार जो बार बार बिल को वापस भेजा जाता है या उसको लटका दिया जाता है उस पर एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि गवर्नर 1 महीने के भीतर और प्रेसिडेंट 3 महीने के भीतर उस पर कोई फैसला ले। तो ये तो है फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सुनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझिए कि अक्सर केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये है भारत, और भारत में जो ऑरेंज कलर का है ये वहां भाजपा शासित ये राज्य हैं, और ये जो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और तेलंगाना, यहाँ पे देख लेंगे, पश्चिम बंगाल है और पंजाब है। ये सारे राज्य जो कि गैर भाजपा शासित राज्य हैं, इनके द्वारा अक्सर ये कहा जाता है कि विधेयक जो हम पास विधानसभा या विधान परिषद, जहां विधान परिषद है, दोनों सदनों द्वारा पास करा के जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल ऐसे में इस सभी विधेयकों को लटका कर रख देते हैं। इसी के कारण कार्य करने में समस्या उत्पन्न होती है। और अक्सर आप देखेंगे कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए राज्यपालों पर यह आरोप लगता है कि वह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। केंद्र सरकार के कहने पर ही वो फैसला लेते हैं। हालांकि यह एक विवाद का विषय बना हुआ है। अब एक बात समझिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला लिया गया उस पे आरोप लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे संविधान में संशोधन कर दिया।
समय सीमा निर्धारित कर दी। एक चीज आप समझिए कि संविधान संशोधन करने का कार्य केवल पार्लियामेंट के पास है। संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 20 में आर्टिकल 368 में जिसके बारे में उल्लेख किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या संविधान में संशोधन कर सकती है? आर्टिकल 200 और 201 में संशोधन कर सकती है। जो समय सीमा आर्टिकल 200 में जिसका उल्लेख ही नहीं किया गया है, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 200 और 201 में तब्दीली की जा सकती है, चेंज किया जा सकता है? तो ये है सारा का सारा मामला। तो जो फैसला किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो उन्होंने 2 कमीशन का उल्लेख किया, हवाला दिया कि सरकारिया आयोग 1983 में इसका गठन किया गया, और दूसरी है पुंछी आयोग, इसका गठन 2008 में किया गया। इन दोनों आयोगों द्वारा ये जो विधेयक हैं, जो कि राज्य के विधेयक हैं, गवर्नर के पास अनुमति के लिए भेजे जाते हैं, इन विधेयकों के संबंध में इन्होंने कुछ सुझाव दिया। अब देखिए यहाँ विषय है कि विधेयक पर निर्णय के संबंध में सरकारिया आयोग ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन विधेयकों पर निर्णय लेना चाहिए ताकि सरकार सही तरीके से कार्य कर सके। विधायिका जब कानून बनाएगी तभी तो कार्यपालिका उस कानून पर अमल करेगी, उसका कार्यान्वयन करेगी। इसके लिए आवश्यक है कि गवर्नर एक निश्चित समय में इन विधेयकों पर फैसला सुनाए, ऐसा कहा गया सरकारिया आयोग के द्वारा। और पुंछी आयोग ने तो 3 माह की समय सीमा ही निर्धारित कर दी, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया कि 3 महीने के अंदर ही इन विधेयकों पर फैसला सुनाना चाहिए गवर्नर द्वारा। दूसरा, राष्ट्रपति को भेजना कोई विधेयक जो सरकार राज्य की विधान परिषद से पास हो करके गवर्नर के पास भेजा जाता है, तो गवर्नर के पास 3 काम कर सकता है, या तो अनुमति देगा, या तो अनुमति रोक लेगा, या तो प्रेसिडेंट के लिए वो सुरक्षित रख देगा। तो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को भेजने के लिए अगर विधेयक को अगर गवर्नर अपने पास सुरक्षित रखता है तो कब रखना चाहिए? पहला, ये देखिए सरकारिया आयोग ने कहा है कि अंतिम उपाय के रूप में ही गवर्नर को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और पुंछी आयोग में भी कहा गया है कि यदि गवर्नर किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए रखता है तो उसका कोई न कोई संवैधानिक कारण होना चाहिए। और तीसरा, अनिश्चित काल तक रोकना, ये जो बात है इसे सरकारिया आयोग ने भी हतोत्साहित किया है, पुंछी आयोग ने तो स्पष्ट रूप से इस पर प्रतिबंध ही लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन 2 आयोग के द्वारा भी यह कहा गया था कि गवर्नर को एक तय सीमा में, निश्चित सीमा में इन जो बिल उनके पास भेजा जाता है उस पे कोई ना कोई फैसला ले। इसीलिए इन्हीं दो आयोगों का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। एक और बात है कि होम मिनिस्ट्री के मेमोरेंडम के द्वारा भी यह कहा गया, गवर्नर्स को कहा गया कि एक निश्चित समय सीमा में वह विधेयकों पर कोई न कोई फैसला ले। तो ये सारा मामला था। और गैर भाजपा शासित राज्यों के द्वारा अक्सर ये कहा जाता रहा है कि वो जो भी बिल गवर्नर के पास भेजते हैं और गवर्नर उन बिलों को लटका के रख देते हैं। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये समय सीमा तय किया गया। लेकिन अब एक बात समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया, क्या ये सही है, या इसके संदर्भ में आर्टिकल 200 और 201 में जो बदलाव करने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई, एक सीमा तय कर दी गई, जैसा कि संविधान में जिसका उल्लेख नहीं किया गया, यानी संविधान के आर्टिकल 200 और 201 में बदलाव की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। तो क्या ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? तो एक बात समझिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 145(3)
145(3) इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संविधान के निर्वचन से संबंधित विधि के किसी सारवान प्रश्न से संबंधित किसी मामले का निर्णय करने के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन किसी संदर्भ की सुनवाई के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। यह कहा गया है कि संविधान के किसी भी भाग में कोई तब्दीली करनी हो, कोई सारवान बात पे चर्चा करनी हो, तो ऐसे संबंध में एक संविधान पीठ का गठन करना होगा। संविधान पीठ का गठन करना होगा और उसमें कम से कम 5 जजेस होने चाहिए। और ये जो फैसला आया तमिलनाडु के मामले में, जो फैसला सुनाया गया, उसमें 5 नहीं बल्कि 2 जज, मात्र 2 जज थे। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये आर्टिकल 145(3) की भी यहाँ पे अवहेलना की गई है, ये ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 145(3) जिसमें स्पष्ट रूप से संविधान पीठ के बारे में कहा गया है। अब एक चीज और समझिए कि सर्वोच्च न्यायालय पे अक्सर आरोप लगता है, सुप्रीम कोर्ट पे अक्सर आरोप लगता है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट को है। सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है, वह सिर्फ किसी संविधान के भाग या कोई भी मामला हो उस पर इंटरप्रिटेशन करने का, उस पर व्याख्या करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन का काम नहीं कर सकती। यदि संविधान में संशोधन करने से संबंधित कोई मामला हो तो उसके लिए संविधान पीठ का गठन करना होगा और संविधान पीठ में कम से कम 5 जजेस होने चाहिए। यह है पूरा का पूरा मामला। इसलिए न्यायालय पर, सर्वोच्च न्यायालय पे आरोप लग रहा है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। अब मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि ट्विस्ट तब आया जब माननीय उपराष्ट्रपति के द्वारा बयान दिया गया। अब वो क्या है कि राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके समापन कार्यक्रम पे धनखड़ उपराष्ट्रपति धनखड़ महोदय गए और उन्होंने जो तमिलनाडु के मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला सुनाया गया, उस फैसले से के संबंध में कुछ बातें कहें। क्या बातें उन्होंने बोली? पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसद और न्यायाधीश सहित अन्य लोग संविधान के पालन करने की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं, बाकी अन्य लोग संविधान के पालन करने की शपथ लेते हैं। अब उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दे सकते हैं, वह भी किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार आर्टिकल 145(3) है। जैसा मैंने आपको बताया, 145(3) संविधान पीठ की, जिसके बारे में चर्चा की गई है, कम से कम 5 जजेस होने चाहिए। अब धनखड़ महोदय ने कहा कि ऐसा जो किया गया है, क्या न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्या वह राष्ट्रपति को आदेश निर्देश दे सकते हैं? इस पर धनखड़ द्वारा उपराष्ट्रपति धनखड़ महोदय के द्वारा ये बयान दिया गया। अब उन्होंने कहा, एक जो बात कही कि आर्टिकल 142, जिसके बारे में हमने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है कि पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस के लिए वो किसी भी मामले में आदेश निर्देश दे सकते हैं। तो आर्टिकल 142 न्यूक्लियर मिसाइल बना हुआ है, जो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति 3 महीने में बिल पर फैसला
करे, यानी उन्होंने अपने विशेषाधिकार का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग किया है, ऐसा धनखड़ जी का कहना है। अब आगे वह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते जो राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों को मंजूरी देने की जो समय सीमा तय की, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। कहा, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि हम ऐसे हालात नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 142 है, एक विशेष अधिकार है, लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध है, न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। ये ऐसा उनका कहना है। आर्टिकल 142 जो कंप्लीट जस्टिस के लिए, कई बार मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं इसके बारे में बता रही हूं कि जो कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी आदेश निर्देश दे सकता है। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति के द्वारा कहा गया कि आप जानते होंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके यहाँ काफी अधजले नोट मिले और उन्होंने कहा, कैश मिला। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में 14 और 15 मार्च के दरमियान एक जज के घर पे ये घटना घटी। 7 दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला। उसके बाद यह किसी न्यूज़पेपर में मामला आया, तब पब्लिक को, जनता को पता चला। उन्होंने कहा कि हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या देरी का कोई कारण है? क्या यह माफी योग है? क्या यह कुछ बुनियादी सवाल नहीं है कि किसी भी सामान्य परिस्थिति में किसी के भी घर, उपराष्ट्रपति महोदय कहते हैं कि अगर उनके घर यदि इतना अधजला नोट मिला होता तो क्या आसानी से उन्हें सुरक्षा मिल जाती या उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती? वह आगे कहते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि संविधान में जजों पर एफआईआर के लिए मंजूरी लेने जैसी व्यवस्था नहीं है। धनखड़ ने कहा कि जज के खिलाफ नकदी मिलने पर उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इस देश में किसी पर भी, किसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। केवल और केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही इस पे छूट मिली हुई है। लेकिन जब मामला जजेस के संबंध में हो तो अनुमति लेने के लिए कोर्ट के पास जाना होगा, न्यायपालिका में संबंधित लोगों से मंजूरी लेने के बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकती है। यानी कि आप समझिए, धनखड़ महोदय जी का कहना है कि आरोपी भी जज और उनके संबंध में जांचकर्ता भी जज, निर्णय देने वाले भी जज। ऐसे में उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की है कि ऐसे में सही न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए ही उन्होंने कहा कि ये जो मामला था जज कैश कांड का, ये उस पे जो जांच, एफआईआर तो नहीं दर्ज हुई, लेकिन 3 जजों की एक समिति बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ऐसे में धनखड़ महोदय द्वारा जो बात कही जा रही है ये विचारणीय है और इस पर ये कहा जा रहा है कि क्या जजेस इसी तरीके से करप्शन यदि करते रहे तो क्या उन पे कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। मामला बड़ा ही हास्यास्पद है कि हाई कोर्ट के जो जज जस्टिस यशवंत वर्मा है उनका ट्रांसफर कर दिया गया और ये वह वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यरत हैं। तो इसीलिए धनखड़ महोदय द्वारा ये सारी बातें कही गई। अब एक चीज और समझिए, उन्होंने कहा कि केशवानंद भारती केस 1973 में संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या करके सुप्रीम कोर्ट संविधान का असली संरक्षक बन गया, लेकिन 2 साल के बाद जब इमरजेंसी लगी और जब लोगों के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मौन थी, शांत थी। क्या तब न्यायिक सक्रियता दिखाने की आवश्यकता नहीं थी? ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन का जो गठन करने की बात कही गई थी, उसे
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया और कोलेजियम प्रणाली के द्वारा जजेस की नियुक्ति की जाती है, जिसमें CJI के अलावा 4 अन्य जजेस होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो आरोपी भी जज, यशवंत वर्मा की मैं बात कर रही हूँ, जांचकर्ता भी जजेस कमेटी की मैं बात कर रही हूँ, 3 सदस्यीय जो कमेटी गठित की गई है, नियुक्ति भी जजेस कर रहे हैं। ऐसे में पारदर्शिता कहां तक रहेगी? यही ऐसा ही प्रश्न उठाया है माननीय उपराष्ट्रपति के द्वारा। अब एक देखिए, कुछ प्रश्न हमारे समक्ष खड़े हो रहे हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। वो पहला प्रश्न है इसमें, क्या सर्वोच्च न्यायालय को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 20 में आर्टिकल 368 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र 4 मजबूत आधार स्तंभों पर टिकी हुई है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन सभी का उल्लेख भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से इनके क्षेत्राधिकार, इनके कार्य का पूरा उल्लेख किया गया है। ऐसे में न्यायपालिका यदि विधायिका का कार्य करने लगे तो ऐसे में समस्या उत्पन्न होना जायज है। ऐसे इसलिए कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है, संविधान में संशोधन यदि करने की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या कर सकता है, इंटरप्रिटेशन कर सकता है, और यदि संविधान में के किसी मसले को लेकर के समस्या हो तो उस पर विचार संविधान पीठ करेगी, संविधान पीठ करेगी, और जिसमें कम से कम 5 जजेस होने चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कोई निर्णय लेने का मामला है तो क्या 2 जजेस की बेंच को यह अधिकार है? इसका उत्तर मैंने यही दे दिया कि 2 जजेस नहीं बल्कि 5 जजेस इस पर निर्णय लेंगे और इसे कहा जाएगा संविधान पीठ। जो तीसरा प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के पावर का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है? तो किसी के अधिकार का प्रयोग का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। सबके अपने अपने दायरे हैं, सबके अपने अपनी सीमाएं हैं, सबको अपना दायरा और सीमा पहचानना चाहिए। राज्यपाल का अपना कर्तव्य है, राष्ट्रपति का अपना कर्तव्य है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपना कर्तव्य है। तो इस प्रकार ये है इस प्रश्न का आंसर। लास्ट है, क्या जो 3 महीने की समय सीमा दी गई है वो सही है? अब एक बात आप समझिए कि जब भी कोई विधेयक गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास जाता है और मामला यदि पेचीदा हो तो ऐसे में राष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों से बात कर सकते हैं, कैबिनेट से बात कर सकते हैं और लास्ट आर्टिकल 143 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी के कारण ही संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 201 को समय सीमा में नहीं बांधा, क्योंकि सबकी अपनी व्यस्तता है, सबके पास अपने समय का समस्या है, इसीलिए इसको समय सीमा में नहीं बांधा गया है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 3 महीने की जो बात कही जा रही है क्या सही है? तो एक बात देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला सुनाया गया कि 3 महीने में राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी। अगर अनुमति नहीं देते हैं, कोई विशेष कारण है तो उस विशेष कारण का उल्लेख करना होगा। यानी कि स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है कि 3 महीने में ही उन्हें कोई ना कोई फैसला दे देना होगा, है ना। तो इस तरीके से ये है हमारे सारे प्रश्न और मुझे उम्मीद है कि सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। एक बात और समझिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पे उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, साथ ही केरल के राज्यपाल के द्वारा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि यदि संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाया जाएगा तो फिर संसद और विधानसभाएं किस लिए, ये है उनके द्वारा कहा गया। और भी बहुत सारे बयान दिए गए, लेकिन मेरे ख्याल से उपराष्ट्रपति
और केरल के गवर्नर के द्वारा जो बयान दिया गया है ये महत्वपूर्ण है, ये आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण कोटेशन से आज का सेशन में समाप्त करना चाहूंगी। कोटेशन ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, जिसमें उन्होंने कहा है कि कितना भी संविधान अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वह संविधान भी बुरा ही साबित होगा। महत्वपूर्ण कोटेशन है। अब हम आते हैं प्रश्नों पे। तो जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है आर्टिकल 142 से संबंधित, और एक चीज समझिए, देखिए कुछ आर्टिकल हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें आर्टिकल 142, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 और आर्टिकल 145(3), ये चारों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप सभी के बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। प्रश्न पे आते हैं कि अनुच्छेद 142 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, यह केवल राष्ट्रपति को विशेष अधिकार देता है। बी, यह संसद को न्यायिक आदेशों का अमान्य करने की शक्ति देता है। सी, यह सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति देता है जो संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करे। डी, इसका प्रयोग केवल आपराधिक मामलों में किया जा सकता है। तो ये प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपने पूरा कंप्लीट वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2019 का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आर्टिकल 142 से ही संबंधित है। प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निबंधन के तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसका अर्थ हो सकता है? ए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। सी, देश में गंभीर व्यक्ति संकट की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। डी, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्माता नहीं कर सकता। तो इस प्रकार यह प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका आंसर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं, इसी का ये इंग्लिश में है, ये क्वेश्चन है 2019 का यूपीएससी का। तो इन प्रश्नों का आप आंसर दीजिएगा। और यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो इसे कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी मुद्दे पर। आज के लिए बस इतना ही।